प्रभात बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी प्रथम की पाठ्य पुस्तक से पाठ 18 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मेरी पहली विदेश यात्रा। बच्चों, यह पाठ किसने लिखा है, किसके बारे में है, आप जानते ही हैं। आपके देश के, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की विदेश यात्रा का सुखद अनुभव है। वह एक महान राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने जब अपनी पहली विदेश यात्रा की तो उसको लिपिबद्ध किया, यानी कि लिखा। आइए हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या सुखद यात्रा में किया, क्या क्या वर्णन किया। तो आइए बच्चों, देखते हैं मेरी पहली विदेश यात्रा। यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। मित्रों की सलाह पर मैंने सर्दी के गर्म कपड़े बनवाए। मैं हमेशा केवल खादी ही पहना करता था। बच्चों, पहले के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या नेता वगैरह होते थे, वो सभी खादी वस्त्रों का इस्तेमाल ही करते थे। वैसे ही राजेंद्र प्रसाद जी भी खादी वस्त्रों का ही इस्तेमाल करते थे। विदेश जाकर भी इस नियम को भंग करना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए कश्मीरी ऊन के कपड़े ही खादी भंडार से मंगवा कर बनवाए। कपड़े की काट छांट भी देसी ही रखी। देखो बच्चों, उन्होंने जो कपड़े कश्मीरी ऊन के बनवाए वो अपनी देसी स्टाइल में ही कटिंग करवाए, यानी कि विदेशी स्टाइल में नहीं। उन्हें स्वदेशी कपड़े पहनना ही पसंद था। मैंने अंग्रेजी पोशाक न पहनने का निश्चय किया था। इससे दो लाभ हुए। एक तो बहुत कम खर्च में काम लायक काफ़ी कपड़े तैयार हो गए। दूसरे, पोशाक हिंदुस्तानी थी, इसलिए उसमें कुछ भूल और भद्दापन भी हो तो कोई विदेशी समझ नहीं सकता था। ये तो सही बात है बच्चों। जब आपके रहन सहन के बारे में ही किसी को पता नहीं रहेगा तो वह उसमें कमी कैसे निकाल सकता था। तो इन्होंने बहुत अच्छा सोचा। आगे देखिए, अंग्रेजी पोशाक और रहन सहन धारण करने पर उन लोगों के फैशन और रीति नीति के अनुसार ही चलना फिरना, कपड़े पहनना और खाना पीना पड़ता है। अपना रहन सहन कायम रखने से ये सब झंझट दूर हो जाते हैं। विशेषकर मेरे जैसे आदमी के लिए यह झंझट कुछ कम नहीं, क्योंकि मैंने जीवन भर कपड़े और फैशन पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कपड़ों को शरीर गर्म रखने और लज्जा निवारण का साधन मात्र समझा है। अर्थात बच्चों, राजेंद्र प्रसाद जी वस्त्रों के ऊपर विशेष ध्यान नहीं देते थे। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा फैशनेबल नहीं थे। इनके लिए वस्त्र केवल आवश्यकता की वस्त्र मात्र जैसे थे। जहाज में मेरी पोशाक लोगों के कौतूहल का केंद्र बनी रही। कौतूहल मतलब लोग जानने की कोशिश करते रहे कि ये कैसी पोशाक है। एक पारसी दंपति और एक अंग्रेज सज्जन मेरी ओर विशेष आकर्षित हुए, यानी कि उनका ध्यान इनकी तरफ गया। गांधी जी खादी और शाकाहार के संबंध में बातचीत करते हुए समय आसानी से कट गया, बोरियत नहीं हुई। रास्ते में मुझे ज्ञात हुआ कि जब तक जहाज़ स्वेज नहर से गुजरता है तब तक टाइम्स कुक कंपनी की ओर से ऐसा प्रबंध रहता है कि जो चाहें यात्री वह मोटर द्वारा कैरो नगर और उससे थोड़ी दूर पर स्फिंक्स को देखकर आ सकता है। मैंने देख आना उचित समझा। मेरे साथ कुछ और यात्रियों ने भी वहां जाने का प्रबंध कर लिया, यानी कि ये दूसरे शहर को भी देखने के लिए तैयार हो गए। हम लोग सवेरे 5 बजे जहाज़ से उतरकर मोटर द्वारा कैरो चले गए। कैरो पहुंचने पर मुंह हाथ धोने और नाश्ता करने के लिए हम एक होटल में ले जाए गए, यानी कि इन्हें पहुंचाया गया। फिर हम कैरो का अजायब घर देखने गए। अजायब घर मतलब जो संग्रहालय होता है, पुरानी वस्तुएं जिसमें संग्रहित करके रखी जाती हैं।
पशु पक्षी भी होते हैं। वहाँ पिरामिडों की खुदाई से निकली चीज़ें सुरक्षित हैं। यह अजायब घर बहुत सुंदर है। प्राचीन मिस्र के कितने ही नामी और प्रतापी बादशाहों के 100 मम्मी जो पिरामिडों से निकले हैं, उनका चेहरा और हाथ पैर ज्यों के त्यों हैं। वे जिस कपड़े में लपेट कर गाड़े गए थे, वह कपड़ा भी अभी तक वैसा ही लिपटा हुआ है। वह कपड़ा बहुत ही महीन हुआ करता था। कहते हैं कि वह भारत से ही जाया करता था। उन दिनों वहाँ के निवासियों का विश्वास था कि आराम के सभी साधन यदि मुर्दे के साथ काट दिए जाएं, तो वह उनसे परलोक में भी आराम पा सकता है। बच्चों, यह केवल भ्रांति है। सामान कोई ले नहीं जा सकता है, परंतु ऐसा मिस्र के लोगों का विश्वास था। तो वह मुर्दे लोगों के साथ बहुत सी खाने पीने की वस्तुएं भी गाड़ देते थे और कुछ इस प्रकार के लेप मसाले वगैरह से तैयार करते थे, जिससे उन बादशाहों के शव आज भी उसी हालत में हैं। उनकी कोई क्षति नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। आपने देखा, उन्हें मम्मी कहते हैं। आप मम्मी से पहले से भी परिचित होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी विश्वास के अनुसार पिरामिडों के अंदर शव के साथ सभी आवश्यक वस्तुएं गाड़ी जाती थी, जैसे पहनने के कपड़े और गहने, बैठने के लिए चौकी आदि, खाने के लिए अन्न, श्रृंगार के सामान, सवारी के लिए रथ और नाव भी। ये सब चीज़ें एक से एक अच्छी बनी हैं। उन्हें देखने से ज्ञात होता है कि उस समय भी लोग स्वर्ण का व्यवहार जानते थे। स्वर्ण का व्यवहार जानते थे मतलब सोने को पहनने के लिए इस्तेमाल करते थे। सोना एक बहुत कीमती धातु है बच्चों, आप सब जानते हैं ना, गोल्ड। सुना है कि इसी प्रकार की खुदाई में मोहनजोदड़ो, जो सिंध में था, जो गेहूं निकला वह बो देने पर उग गया। संग्रहालय की चीज़ें, विशेषकर प्रतापी राजाओं के शव देखकर मनुष्य के जीवन की अनियमितता साफ साफ दिखाई देने लगती है। अनियमितता मतलब बच्चों, कुछ भी तय नहीं हमारे जीवन में। आगे क्या होने वाला है हम नहीं जानते हैं, फिर भी हम प्लानिंग करते रहते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जी का हृदय थोड़ा सा टूट गया इस दृश्य को देखकर। ऐसे दृश्य देखकर यह मालूम होने लगता है कि हम जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में मतलब घमंड में करते हैं, वह कितना तुच्छ और अस्थायी है, यानी कि उसमें अस्थायित्व नहीं है। जिन बादशाहों के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने ज़माने में बहुत जुल्म किए थे मतलब बहुत गलत काम किए थे, लोगों को सताए थे, परेशान किए थे, उनके शव उसी तरह आज भी पड़े हैं। जो वहाँ इतिहास नहीं पढ़ता उसे उनके नाम तक भी मालूम नहीं है। यद्यपि अजायब घर का सफर मनोरंजक रहा, तथापि मेरे हृदय पर क्षणभंगुर जीवन की असारता का गहरा असर पड़ा। मैं वहाँ से उदास ही निकला। बच्चों, ये जाहिर सी बात है, जब किसी की मृत्यु होती है, श्मशान घाट पर लोग जाते हैं, तो वहाँ से वो निराश होते हैं। लगता है कि जीवन व्यर्थ है, ये संसार बेकार है। दोपहर का भोजन करके हम लोग कुछ दूर तक मोटर पर पिरामिड देखने गए। एक स्थान पर पहुंचकर मोटर छोड़ देनी पड़ी। ऊँटों पर सवार होकर पिरामिडों तक जाना पड़ा। मेरे लिए ऊँट की सवारी बिल्कुल नई थी, क्योंकि मैं कभी ऊँट पर चढ़ा नहीं था। पिरामिडों के नज़दीक जाकर देखा, ये बहुत ऊंची चौखुटी इमारतें हैं। हमारे देश में जैसे ईंटों का पजावा बनता है, वैसे ही ये पत्थरों के बहुत बड़े बड़े चौरस टुकड़ों के बने हैं। पजावा मतलब जो ईंट रखी जाती है बच्चों, घर बनाने के लिए ईंटों को एक चौकोर आकार में रख दिया जाता है, उसी तरह से यह पिरामिडें भी बनी हुई हैं। नीचे की चौड़ाई अधिक है, जो ऊपर की ओर कम होती गई है।
यानी कि ये तिकोने हैं। तिकोने त्रिभुज के आकार के हैं। ईंटों का पजावा छोटा होता है, पर पिरामिड बहुत बड़े और ऊंचे हैं। इनमें लगी एक एक ईंट मेरे अनुमान से 5 हाथ लंबी होगी, यानी कि इसकी ईंटें बहुत लंबी लंबी हैं। इसी के अनुपात में उनकी चौड़ाई और मोटाई है। एक एक ईंट काट कर न जाने कितने दिनों में इतनी बड़ी इमारत तैयार हुई होगी। इसमें कितने गरीबों ने अपनी ज़िंदगी का कितना समय लगवाया होगा, और यह सब किसी एक राजा के नाम को उसके मरने के बाद भी कायम रखने के लिए किया गया था। कायम मतलब सुरक्षित रखने के लिए। नाम तो अब केवल पुस्तकों में रह गया है। ये इमारतें जिनसे मनुष्य कोई लाभ नहीं उठा सकता, अपनी जगह हजारों वर्षों बाद आज भी ज्यों की त्यों खड़ी हैं, यानी कि उसमें आज भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। वो इमारतें उसी तरह आज भी पड़ी हुई हैं। स्फिंक्स एक अजीब चीज़ है। इसका मुंह मनुष्य का और शरीर दानों का है। एक बहुत बड़ी मूर्ति उस रेगिस्तान में इसी शक्ल की बनी पड़ी है। सुनते हैं प्राचीन काल में यह प्रश्नों के उत्तर देती थी, पर यह जो कुछ कहती थी उसका अर्थ समझना कठिन होता था। अब ये बातें तो नहीं हैं, पर यह मूर्ति अवश्य उस काल का स्मरण कराती रहती है, मतलब याद दिलाती रहती है। बच्चों, एक ऐसी मूर्ति है स्फिंक्स में जो मनुष्य के आकार का है और उसका शरीर दानों का है। इसके बारे में आप लोग जीके वगैरह में भी पढ़ते ही हैं, जानते हैं। संध्या समय वापस आकर हम लोग रेल पर सवार हुए और रात के 11 बजे पोर्ट सईद पहुँचे। जहाज़ वहाँ पहुँच गया था। खाना पीना रेल में ही हो गया था, इसलिए हम जाकर अपने अपने कमरों में सो गए। भूमध्य सागर पहुँचने पर कुछ सर्दी लगने लगी, अर्थात भूमध्य सागर का मौसम सर्द था। लाल सागर तो गर्म था। अरब सागर में भी से भी अधिक। भूमध्य सागर में हवा भी कुछ ज़ोर से चलती थी, इसलिए जहाज़ कुछ हिलता था। हवा चलने से जहाज़ हिल रहा था। कुछ दिन बाद हम मार्सेल्स फ्रांस पहुंच गए। रास्ते में कोई विशेष बात नहीं हुई, यानी कि साधारण सामान्य घटनाएं ही घटी। समुद्री यात्रा में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है। दिन रात पानी देखते देखते 1-2 दिनों बाद जी उब जाता है। जी उबना मतलब मन भर जाता है। अगर कहीं कोई गुजरता हुआ जहाज़ आ जाए या ज़मीन देखने में आ जाए तो बहुत आनंद आता है। सभी मुसाफिर उसे इस तरह देखने लगते हैं मानो उन्होंने कभी ज़मीन देखी ही नहीं। बच्चों, सबसे अच्छा जीवन इस पृथ्वी पर ज़मीन पर निवास करना ही है। ना जल का जीवन अच्छा है, ना नभचर का जीवन अच्छा है। सबसे अच्छा जीवन हमारे पृथ्वी पर निवास करना ही है। मार्सेल्स में हम सवेरे ही उतरे। वहाँ एक होटल में ठहर गए। वहाँ भी कुक कंपनी की कृपा से शहर के देखने योग्य सभी स्थानों को देख लिया। सवेरे जहाज़ से उतरते ही मैंने रात को रवाना होने वाली गाड़ी में अपने लिए जगह बुक करा ली थी, मतलब रिजर्वेशन करा लिया था। दिन भर घूम घाम कर रात की गाड़ी से पेरिस के लिए रवाना हो गया। वहाँ फिर जहाज़ पर चढ़कर संध्या होते होते डोवर में उतरा। डोवर से रेल में चढ़कर रात के लगभग 9 बजे लंदन पहुँच गया। मैं मार्च के तीसरे सप्ताह में लंदन पहुँचा था। अभी काफ़ी सर्दी थी। स्टेशन पर पहले से ही वहाँ पहुँचे एक मित्र मिल गए। बच्चों, इनकी एक मित्र इन्हें लेने के लिए आए थे। मैं सीधा उस मकान में चला गया जो पहले ही ले लिया गया था। वह गोल्डर्स ग्रीन में था। हम लोग कुछ दिनों तक वहीं ठहरे। ये ब्रिटेन में अपने मित्र के साथ इसी शहर में ठहरे। वहाँ से चलकर मैंने वर्नटेल, न्यूटाटेल, लोसान और जेनेवा शहरों को देखा। न्यूटाटेल में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। मैं वहाँ बाजार में घूम रहा था। एक दुकान में हाथ के बुने कपड़े बिकते थे। एक लड़की बेचने का काम कर रही थी। वह अंग्रेजी भी जानती थी। मैंने हाथ के बुने कपड़े के बारे में बातचीत की।
उसने मेरे कपड़ों को देखा और समझ लिया कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह न केवल गांधी जी का नाम जानती थी, बल्कि गांधी जी के संबंध में जो ग्रंथ उसे मिल सके थे उन्हें वह पढ़ गई थी। ग्रंथ मतलब पुस्तक, किताबें। वहाँ के प्रसिद्ध स्थान देखकर मार्सेल्स के लिए रवाना हुआ। मार्सेल्स से मुल्तान जहाज़ पर सवार हुआ और मुंबई आ उतरा। तो बच्चों, राजेंद्र प्रसाद जी की विदेश यात्रा आपने पढ़ी। ये पहली विदेश यात्रा थी, काफ़ी रोमांचक रही। अब आप अपने पाठ्यपुस्तक में से देखकर कठिन शब्द तथा शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसी के साथ हमारी कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।